रेडियो औषधि प्रस्तुत। यो देवो ग्राह्योऽप्स्यो विश्वं भुवनमा विवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। तस्मै देवाय नमो नमः। अर्थात जो परमात्मा अग्नि में है, जल में है, समस्त लोकों में समाविष्ट है, जो सभी औषधियों एवं वनस्पतियों में विद्यमान है, उस परमात्मा को नमन है। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। पहाड़ गाते शिलाजीत और सालम पंजा कुटकी कूट कीड़ा जड़ी और हल्दी और चा कर जाता है सबको सूट। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। नमस्कार। रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्यारे श्रोताओं, सदियों से लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल हेतु पारंपरिक जड़ी बूटियों एवं औषधीय पौधों से तैयार होने वाली दवाओं का उपयोग करते रहे हैं। जड़ी बूटियों से दवाइयाँ कैसे तैयार की जाती हैं, इसकी जानकारी सबसे ज्यादा हमारे पारंपरिक वैद्यों को ही पता है। जी हाँ, और प्यारे श्रोताओं, आज भी सौभाग्य की बात है कि हमारे गांवों में सैकड़ों की संख्या में पारंपरिक वैद्य रहते हैं, जो अपने बुजुर्गों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर न सिर्फ मनुष्यों बल्कि पशुओं तक का इलाज करने में सक्षम है। उत्तराखंड की सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। उत्तराखंड सरकार की पहल पर पूरे राज्य के पारंपरिक वैद्यों की सूची बनाई गई है। उनके परंपरागत ज्ञान को लिपिबद्ध किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां सदियों से संजोए ज्ञान का लाभ ले सकें। खैर, आज के हमारे इस रेडियो कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में पारंपरिक वैद्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य विषय पर अपने विशेषज्ञ से विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं मनोरंजन एवं ज्ञान से भरपूर ये रेडियो नाटिका। रेडियो औषधि प्रस्तुत। अदरक तुलसी शहद की बातें। एक दिन की बात है, 3 दोस्त आपस में करने लगे बात। एक बोला, मेरे अंदर गुड़ है, लेकिन कोई समझे तो ये बात। दूसरे दोस्त ने हामी भरकर अपने गुण गिनवाए। तीसरे दोस्त ने शीश उठाकर दोहराई अपनी बात। बोले तीनों, जो भी जाने पर हमको पहचाने, उसको राहत मिलती होता स्वस्थ समाज। दरअसल बात यूं हुई कि एक दिन अदरक, शहद और तुलसी आपस में बात करने लगे। उनकी बात रोचक भी थी और ज्ञानवर्धक भी थी। ये बात करते और किसी को भी आता देख चुप हो जाते। हमने चुपचाप उनकी बातें सुनी। आइए आपको भी सुनवाते हैं। मई में तो गर्म और खुश्क हूँ। जब मैं सूख जाती हूँ तो मुझे सौठ भी कहते हैं। दस्त हो या पेट का दर्द, हिचकी, अपच, पेशाब में दर्द, पसली में दर्द, सर्दी, जुकाम और भी ना जाने कितनी परेशानियों से लोगों को मुक्ति दिलाती हूँ। सुन रहे हो ना शहद भाई? हाँ, ठीक कहा तुमने अदरक बहन। पेट में पहुँचते ही रक्त में मिल जाता हूँ और शरीर में तुरंत बल का संचय करता हूँ। और एक बात बताऊँ? हाँ बताओ शहद भाई। मुझे जिस चीज के साथ लिया उसी प्रकार से प्रभाव दिखाता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि गर्म चीज के साथ लें तो गर्म प्रभाव, और ठंडी चीज के साथ लेने पर ठंडा प्रभाव दिखाता हूँ। और मुझ में लौह तत्व होता है। मेरी त्वचा पीली पड़ जाए या शुष्क हो जाए तो इसका कारण रक्त में लोहे की कमी होना है। बस सुबह शाम भोजन के साथ नींबू के रस में शहद मिलाकर पी जाए, असर दिखता है। फेफड़ों के रोग, दमा, खांसी, फुंसियाँ, विषैले दंश, हिचकी, गठिया,
कब्ज आदि दर्जनों बीमारी का इलाज हूँ मैं। लो, अपनी पत्तियों की हथेलियाँ हिलाकर तुलसी बहन भी कुछ कह रही हैं। अदरक बहन, शहद के साथ तो मेरा भी बहुत पुराना नाता है, ये तो आपको पता ही है। हाँ, तुलसी बहन, बहुत पुराना नाता है। बस मेरे 5 पत्ते और काली मिर्च पीस लो। इसे 1 गिलास में सुबह 21 दिन पियो और मस्तिष्क की गर्मी को दूर करो। बिल्कुल ठीक बात है। और तुलसी बहन, मुझे और तुम्हें मिलाकर खांसी, बुखार और सांस के रोग भी दूर हो जाते हैं, है ना? हाँ, तुमने ठीक कहा शहद भाई। तुम भी तो जानते हो मेरे गुणों की महिमा। कई तरह की बीमारियों का इलाज हूँ मैं, जैसे मिर्गी, बेहोशी, मलेरिया, सिर दर्द, दांत और कान का दर्द, और यकृत के लिए मैं बहुत ही इस्तेमाल की जाती हूँ। और अगर किसी को नक्सीर हो यानी नाक से खून निकले तो तुलसी की 4 बूंद टपकाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। यहाँ तक कि जलने और खुजली होने पर भी मेरा प्रयोग किया जाता है। अरे अरे, ये देखो, कुछ लोग आ रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह शांति से चुप रहो। ये तो सूत्रधार हैं। हाँ, ये तो सूत्रधार हैं। बस अब बोलना बंद। अब जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे। चारों तरफ गूंज रही अदरक, शहद, तुलसी की महिमा, रोग नाश करने वाली इन सब तत्वों की तुमने जानी महिमा। हाँ, क्यों नहीं जानी होगी। हालांकि ये महिमा किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इसकी सुरक्षा और खेती जो भी कर रहे हैं उन्हें प्रणाम है, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें अवश्य करनी चाहिए। अरे आओ प्रधान जी। नमस्ते सूत्रधार जी, किससे बात कर रहे हैं? अकेले अकेले? किसी से भी तो नहीं ना, मैं तो। अरे सूत्रधार जी, इसमें शर्माने की क्या बात है? किसी को अच्छी बात बताने में कैसी शर्म, बल्कि अच्छा रहता है अगर तुम प्याज, नींबू, पपीता, राई और काली मिर्च की भी बात बताते। प्रधान जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। क्या आप इस दिशा में कोई योजना बना रहे हैं? योजना? कैसी योजना? अरे इन सब चीज़ों की खेती, संरक्षण, प्रचार प्रसार, ये सब जरूरी है। अरे भाई, इसके लिए अलग से काम करने की क्या ज़रूरत है? जितना हो सकता है कर रहा हूँ मैं। पर खेतों में तो इमारतें उगती हैं, पौधे कहाँ से उगेंगे? ये बात आपने ठीक कही, लेकिन हमें तो यह कार्य तो करना ही होगा। ज़रूर करना होगा, और हम इसे करके ही रहेंगे। धन्यवाद प्रधान जी, चलता हूँ। अब दूसरे गांव में भी प्रचार करता हूँ। नमस्कार। ठीक है, ये तुम हम सबके लिए बड़ा काम कर रहे हो। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। सुंदर सुंदर सजते धजते जैव विविधता के भंडार, औषधियों के गुण है निराले, हरे भरे बुग्यालों में है जीवन सार, जीवन सार, जीवन सार, जीवन सार। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, आपके लोकप्रिय रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम को आप प्रति सप्ताह आज ही के दिन व ठीक इसी वक्त सुन सकते हैं। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी UNDP, FRLHT तथा सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के सौजन्य से सुन रहे हैं। रेडियो औषधि प्रस्तुत। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान, विज्ञान एवं रोचक जानकारियों के साथ एक बार फिर आपके लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम रेडियो औषधि प्रस्त में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे श्रोताओं, सदैव की भांति आज फिर हम उत्तराखंड की जड़ी बूटी, सगंध एवं औषधीय पादपों के महत्व पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का विषय थोड़ा सा अलग हटकर होगा। जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य व इलाज के लिए जड़ी बूटियों व औषधीय पौधों से लोग इलाज करते हैं, और ये इलाज हमारे पारंपरिक वैद्य करते हैं, जो अपने बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान प्राप्त कर लोगों का इलाज करते हैं। खैर, इस पर बहुत चर्चा हो सकती है। बजाय मैं कुछ कहूँ, अच्छा होगा कि आज हमारे मेहमान खुद पारंपरिक वैद्य हैं, वो इस पर बोलेंगे।
तो हमारे श्रोताओं की जानकारी में काफ़ी इजाफा होगा। रामकृष्ण पोखरियाल जी जाने माने वैद्य हैं। रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। वैद्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि वैद्य क्या है? देखिए, जिस प्रकार आज लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, उसी प्रकार पुराने ज़माने में वैद्य ही डॉक्टर होते थे। जी जी। पूरा समाज इलाज के लिए पारंपरिक वैद्यों पर निर्भर था। आज तो हर बीमारी के लिए अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, लेकिन जब समाज में आज की तरह के प्रशिक्षण स्कूल इंस्टीट्यूट नहीं थे, तब लोग अपने बुजुर्गों से, उनके अनुभव से इलाज करना सीखते थे। प्रत्येक गांव में कोई ना कोई परिवार या व्यक्ति वैद्य का कार्य जानता था। आज भी कई लोग वैद्य का कार्य करते हैं। गांव में आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य जरूरतों के लिए लोग पारंपरिक वैद्यों पर निर्भर है। लेकिन बदलते जमाने व आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के आने से धीरे धीरे इस पारंपरिक विधा पर भी फर्क पड़ा है। अब वैद्य न सिर्फ मनुष्य का बल्कि पशुओं का भी इलाज करते हैं। गांवों के डॉक्टर तो वैद्य ही हैं। वैद्य जी, जमाना बदल रहा है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली व वैद्यों की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जमाना बदल रहा है। नए वैज्ञानिक खोजों ने इलाज के कई तरीकों को ढूंढ लिया है, लेकिन आज भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में कई ऐसे अचूक इलाज हैं जिस पर हमारा विज्ञान बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। दूसरा, आधुनिक अंग्रेजी इलाज में यह बातें भी सामने आई हैं कि एक बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन आधुनिक दवाओं के ऊपर ने दूसरी बीमारी शुरू कर दी। एक बार फिर सारी दुनिया योग, आयुर्वेद, पारंपरिक चिकित्सा की ओर लौट रही है, क्योंकि इस पद्धति में वैद्य सदियों से संजोए ज्ञान, प्राकृतिक रूप से उग रही जड़ी बूटियों व औषधीय पौधों से इलाज करते हैं, जिससे शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। वैद्यों की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर भी जरा प्रकाश डालें। जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि अब एक बार फिर लोग पारंपरिक इलाज की ओर रुचि लेने लगे हैं, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में हुआ ये कि लोगों ने पारंपरिक वैद्यों की सेवा लेना कम कर दिया है। इससे जो वैद्य इस कार्य में लगे थे, उन्होंने भी अपने बच्चों को या नई पीढ़ी को वैद्य का कार्य सिखाना कम कर दिया या बंद कर दिया। दुख की बात यह है कि अब गांव में ज्यादातर बुजुर्ग वैद्य ही रह गए। अगर उनके ज्ञान को संरक्षित नहीं किया गया तो हम उनके अनुभव से वंचित रह जाएंगे। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। हमारी सरकार ने एक बार पुनः वैद्यों का महत्व समझा व वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वैद्यों की परंपरा को बचाया जाए। रेडियो औषधि प्रस्तुत। वैद्य जी, आप इलाज के लिए क्या करते हैं, यानी दवाई कैसे बनाते हैं और कौन कौन से इलाज करते हैं? हमने अपने बुजुर्गों से ये ज्ञान प्राप्त किया कि हमारे आसपास कौन कौन सी जड़ी बूटियां व औषधीय पौधे उपलब्ध हैं। जो जड़ी बूटियां हमारे गांव में नहीं मिलती, उनको हम दूसरे इलाकों से मंगा लेते हैं, उनको घर में सुरक्षित रखते हैं, फिर अलग अलग जड़ी बूटियों का अर्क रस निकाल लेते हैं। उनकी निश्चित मात्रा का ज्ञान होना जरूरी है। किसी जड़ी को चूर्ण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कई दवाएं दूध, पानी या खाने के साथ खानी पड़ती है। कई इलाजों के लिए लेप या मलहम के रूप में दवाएं बनाते हैं। खाने वाली, पीने वाली, मलहम या मालिश वाली कई किस्म की दवाएं होती हैं, जिन्हें हम अपने बुजुर्गों के बताए ज्ञान के अनुसार बनाते हैं व उससे दुखी मनुष्य का इलाज करते हैं। वैद्य को लगातार अपनी दवाओं को बनाने के लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। ये बहुत मेहनत का काम है। दरअसल एक वैद्य इलाज का पूरा इतिहास समाये होता है, और यह ज्ञान अगर नई पीढ़ी तक पहुंचाना है तो इसके लिए बहुत धैर्य व लगन की जरूरत होती है। अमूमन वैद्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सारा कार्य जानते हैं। कई वैद्य तो इतने विद्वान हैं कि वो गंभीर व लाइलाज बीमारी तक का इलाज कर देते हैं। वैद्य जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हमारा समाज कितना सौभाग्यशाली है जो हमारे पास इतना ज्ञान व जानकारियां हैं। आपका क्या सुझाव रहेगा जिससे कि हम अपने इस अमूल्य ज्ञान व संपदा को संरक्षित कर सकें?
सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने हमारी वैद्य बिरादरी को एकत्रित करने का कार्य किया। धीरे धीरे वेदों की विशेषज्ञता के अनुसार सूची बने, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, जड़ी बूटियाँ व औषधियाँ पौध सामग्री उपलब्ध करवाएं, नई पीढ़ी को वेद का कार्य सिखाया जाए, जिससे नई पीढ़ी पढ़कर भी भविष्य में इलाज कर सके। वेदों को सरकार मान्यता दे, जिससे वे ग्राम स्तर पर लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल व इलाज कर सके। और अंत में मैं सभी श्रोताओं भाई बहनों से कहूँगा कि पारंपरिक ज्ञान में रुचि लें, अपने आसपास की प्राकृतिक वनस्पतियों के औषधीय गुणों को समझें, जाने पहचाने। अगर समाज में हर व्यक्ति ऐसा करे तो हमारा समाज स्वस्थ व सुखद हो जाएगा। व जिन बीमारियों पर आज हम लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, हम उन बीमारियों से अपने बचाव पारंपरिक ज्ञान से कर सकते हैं। वैद्य जी, मैं तो गदगद हूँ। समय की कमी है, अन्यथा आपसे तो मन कर रहा है कि बातें करती रहूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया। आगे भी आपको इस कार्यक्रम में पुनः आमंत्रित करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ व सुखी रहें, मेरी सभी के लिए यही कामना है। प्रणाम। रेडियो औषधि प्रस्तुत। प्यारे श्रोताओं, अभी आप हिमालय की औषधीय संपदा के संरक्षण, उपयोग एवं ज्ञान को समर्पित रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे थे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा व आपके मन में कई प्रश्न व जिज्ञासाएं भी होंगी। आप अपने प्रश्न व जिज्ञासाओं को पत्र या पोस्टकार्ड के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें हम आगे के रेडियो कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। प्यारे श्रोताओं, आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आप हमें हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार के लिए स्लोगन भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्लोगन भेजने वाले श्रोता को नकद पुरस्कार एवं साहित्य भेजा जाएगा। तो देर किस बात की, निकालिए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन हिमालय, CEE 19/323 इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड एवं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा था। रेडियो औषधि प्रस्तुत।